हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल इंडी गुरुकुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंडी गुरुकुल में। ये वीडियो 5000 सवालों का महा सीरीज का पार्ट 3 है, सामान्य ज्ञान, जिसमें हम सभी विषयों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिकी एटसेट्रा। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सिलेक्टेड है और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी एंड एक्सेट्रा। ये सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर किए आज के वीडियो का पहला सवाल लेते हैं। तो इस वीडियो का पहला सवाल है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो आप सभी को बताते चलें कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है, बाबर के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, ठीक है, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है हार जाता है और वहाँ पे बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में सेवा का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं शताब्दी में सेवा का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही जवाब है खान। ये एक उपाधि होती थी जिसे कि सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के ह्रास के बाद, ह्रास के पश्चात या बाद बोल सकते हैं, उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? और इसका दिवस भी आई थिंक आप सभी को पता होगा। काफ़ी सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि है गीतांजलि के लेखक कौन है? जो गीतांजलि पुस्तक है उसके लेखक का नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, इन्होंने जन गण मन अधिनायक की जय है, जो राष्ट्रीय गान है, उसको इन्होंने लिखा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसका जो है सवाल है कि किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब होगा नाना साहब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक गहरा महासागर है? तो प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर होगा। रहा पिछले सवाल का जवाब, तो 1857 की क्रांति कब और कैसे हुई? तो ये मंगल पांडे नामक एक सैन्य के जो सैनिक थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही जवाब है नर्मदा। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है या कहाँ पर स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जवाब होगा राजस्थान।
नेक्स्ट, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जीपीएस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीपीएस, जिसका इस्तेमाल किसी भी गाड़ी या अन्य चीज़ों को उसके पोजीशनिंग में किया जाता है कि वर्तमान स्थिति उसकी क्या है, कहाँ पर है, इसको जीपीएस ट्रैकर बोलते हैं। ठीक है, तो जीपीएस शब्द का जो है वास्तविक नाम या विस्तारित नाम, इसका एब्रिविएशन नेम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है या कौन है? तो इसका सही जवाब है आरबीसी, लाल रक्त कण, रेड ब्लड कॉर्पस्कल को जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब किसी सेल से धारा ली जाती है तो विद्युत वाहक बल विभवांतर से सदैव होता है। तो इसका सही जवाब है अधिक। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये मिस्टेक क्या हुआ है कि हम लोग यहाँ पे इसको रखे हुए हैं, ये यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, पहले ही उसका जवाब दिख गया था, कोई बात नहीं। जल के विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन निकलती है, ये बताना है कि ऑक्सीजन जो है कहाँ पर निकलती है, कैथोड पर या एनोड पर? तो इसका सही जवाब है एनोड पर। जल के विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन एनोड पर निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य को सांस लेने में परेशानी होती है, ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का दबाव कम हो जाता है। हवा के दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? आप इसका जवाब हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बजट प्रस्तुत होता है, ये बताना है कि भारत का बजट है वो किस सभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा, लोकसभा या कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है लोकसभा में, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा किसे दिया जाता है? तो आई होप कि इस सवाल का जवाब आप सभी को पता होगा। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ठीक है, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा किसने तैयार करी थी? तो इसका सही जवाब है योजना आयोग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, वर्ष 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है या क्या रखा गया था, क्योंकि ये 2014 की बात है जब नरेंद्र मोदी की सरकार अर्थात बीजेपी जो है सत्ता में आई थी, और इसने आते ही योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है सितार। पंडित रविशंकर जो है सितार जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संसद बजट अधीन व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रण
रखती है? तो इसका सही जवाब है लोक लेखा समिति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है या कैसा संस्था है? संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, ये आपको बताना है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका रहा शिक्षा और वन की सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा और वन किस सूची के अंतर्गत आते हैं, ये ऐसा सवाल का कहना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स। ठीक है, स की मात्रा यहाँ पे स जो है छूट गया है। किस इस तरह से होता है, ठीक है, किस हम लोग इसको काट ही देते हैं। शिक्षा और वन किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब है समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति के सभी कार्यों में सहयोग देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 74 के तहत बाध्य है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस धारा में सभी बच्चों को 14 साल की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है धारा 45। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था? इसका सही जवाब है 1956। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग की व्यवस्था किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है 280, अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? जब संविधान सभा लागू हुआ था उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन एक संविधान को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। वो कौन सा अधिकार है जिसे हटाया गया था? तो इसका सही जवाब है संपत्ति का अधिकार, और अब इसे कानूनी अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण या तो सरकार कर सकती है, या सरकार अपनी पॉलिसीज के थ्रू मौद्रिक नीति पे या फिर जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करती है। परंतु मुद्रा नीति का जो है निर्धारण मुख्यतः बोले तो आरबीआई यानी कि देश की जो सेंट्रल बैंक है वो करती हैं। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आई थिंक सबको पता होगा। सरकार द्वारा कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता किस आधार पर दिया जाता है? यानी कि जितने भी सरकारी दफ्तर के कर्मचारी हैं उनको कुछ वर्षों पश्चात महंगाई भत्ता के तौर पे उनकी सैलरी जो है बढ़ाई जाती है। वो किसके आधार पर बढ़ाई जाती है? तो इसका सही जवाब है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्लो, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो है उधार के लेन देन में किसको मुद्रास्फीति से लाभ होता है?
यदि मान ले कि कोई व्यक्ति पैसा ले रहा है और कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है, तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के समय में किसको हानि होगा और किसको लाभ होगा। तो पहले हम लोग लाभ का पक्ष देख लेते हैं, यानी कि जो उधार लेने वाला है व्यक्ति, ठीक है, उसे लाभ होगा, क्योंकि मुद्रास्फीति में मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य है वो कम हो जाता है। जैसे इसको हम ऐसे समझें कि जैसे आज के समय में कोई 100 रुपया लेता है, ठीक है, ये मान के चलिए कि ये किसी जो है ए 100 रुपया बी को देता है सेम। तो यहाँ पे मुद्रास्फीति के समय ये होता ये है कि इसी 100 का वैल्यू लगभग 200, यानी कि इसका वैल्यू काफ़ी कम होता है। तो इसे 100 रुपया देने में इसे जो है हानि होगा, क्योंकि जब महंगाई के समय में ये 100 दिया था तो ये 100 के बराबर था, लेकिन जब ये ले रहा है तो इसका जो है वैल्यू गिर चुका है। जैसे आप एक और एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि जैसे 2000 में मैंने कोई ज़मीन खरीदी, ठीक है, 2000 ईस्वी में हमने कोई ज़मीन खरीदी, वो भी 5000 का, ठीक है, 5000 का हमने ज़मीन खरीदा और उसका 2024 में 5000 का लिया था, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो 25000 का हो गया है। तो इसका ये वैल्यू बढ़ गया है और अभी भी मैं 2024 में इस व्यक्ति को मात्र 5000 दूं तो इसे क्या होगा, लॉस होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ब्राउन कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि रुधिर दबाव, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसके मापन के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान के अधीन मंगोल ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। इसका सही जवाब है नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है हाल के समय को देखते हुए पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है किष्किंधा कांड, ठीक है, जब श्री राम सुग्रीव से मिलने के लिए किष्किंधा पधारते हैं तो उस समय पहली भेंट इनका हनुमान के साथ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि ये पेज नंबर 44 है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 30 है, क्योंकि जो पहला पेज था वो हमारा कवर पेज था। सो ये 43 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग अंडरस्टिमेट यहाँ से कर लेंगे। 44 है यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो एपी कल्चर मधुमक्खियों के पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो रेबीज रोग होता है किस जानवर के काटने से होता है। आई थिंक कि सबको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, शरीर में आयरन की कमी, ठीक है, आयरन की कमी होने पर क्या खाना ज़्यादा उपयोगी होता है या क्या खाना ज़्यादा उपयोगी है। सही जवाब है आपका पालक, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, हाइड्रोजन की एक परमाणु का ग्राम भार क्या होता है।
तो इसका सही जवाब है 1.66 इंटू 10⁻²4। इसको हम डायरेक्टली -24 ये इसका भार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कानून के समक्ष न बोलने की आज़ादी अर्थात चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब है संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 में। ठीक है, इसमें आज़ादी दी गई है या ये हमारा मौलिक अधिकार है कि आप अपने विरुद्ध किसी भी साजिश के खिलाफ आप अपने विरुद्ध न बोलें। ठीक है, अगर किसी आप आपराधिक मामले में आपको सजा होता है और कोई भी चाहता है कि आप अपना गुनाह खुद से कबूल कर ले, तो ऐसा आप नहीं भी कर सकते हैं इस आज़ादी का इस्तेमाल करके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले कि जैसा कि यहाँ पे दिया गया था कि अनुच्छेद 20(3) में निहित किया गया है कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ किसी भी तरह का साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर आप खुद से कुछ नहीं बताते हैं तो कोई आपको जो है मजबूर नहीं करेगा ऐसा करने के लिए। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो संदिग्ध हो, अपराधी हो, गवाह हो, को ये सब पर लागू होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 49। पोलियो के वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? यानी कि ये जो पोलियो वायरस जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही जवाब है तंत्रिका तंत्र को। शरीर की सबसे लंबी इकाई जो है तंत्रिका तंत्र को ही माना जाता है, क्योंकि इसके जाल हमारे शरीर में सभी जगह फैले हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा का मतलब है कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा? इन तीनों में से कौन सी रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले इसका जवाब है कि कर्क रेखा जो है भारत को लगभग मध्य से विभाजित करती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप हमें इन 8 राज्यों की सूची आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है हमारा जो है 51 है, जो कि हमारा आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है कि श्री राम मंदिर की वास्तुकला किसकी उपश्रेणी है? जो श्री राम मंदिर की जो स्थापना हुआ है, ये जो शैली है वो किस शैली की है? नगर शैली की है, पाल शैली की है, या वेसर शैली की है, या द्रविड़ शैली की? आप इसका जवाब हमें कमेंट में लिख के भेजें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो को अभी देख रहे हैं और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें लाइक ज़रूर कर दें। अगर वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि या कोई सलाह या मशवरा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है और इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है और अपने प्रियजनों को भेजना चाहते हैं तो आप इसे शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।